हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और ये मेरा दूसरा वीडियो है, पार्ट 2, चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी एज चैलेंज, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9। और लास्ट सेशन में हमने समझा था पॉवर्टी लाइन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, वो समझा था हमने। पॉवर्टी लाइन क्या है, मिनिमम कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, और अगर मिनिमम आई वुड से कंजम्पशन लेवल पर डिपेंड करता है। और अगर मिनिमम लेवल थ्रेशोल्ड जो है, अगर उससे कम आपके पास है तो आप पॉवर्टी लाइन पे लाई करेंगे, या उससे कम पे लाई करेंगे। और हमने ये भी समझा था कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन का क्या डेफिनेशन है। द न्यू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, जिसमें $2.15 अगर आप कमा रहे हैं, 2017 का डेटा है, तो आप पॉवर्टी लाइन पे लाई करेंगे। और जिसपे से अगर कन्वर्जन, अगर मैं प्राइस देखूं कि एग्जैक्टली कितने रुपए, तो अर्बन एरियाज में अगर 1286 इंडियन रुपीस को आप कमा रहे हैं, तो आप इससे कम कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और अगर इस तक कमा रहे हैं तो आप इसका लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो आप पॉवर्टी लाइन इसके ऊपर जा रहे हैं तो ठीक है, इस तक है, इससे कम है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ ही हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। इससे नीचे अगर गिरता है तो आप गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। ये हमने लास्ट टाइम समझा था। और ये भी समझा था कि नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ जो है सैंपल कलेक्ट करता है, उसके बिना पर ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। और however, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for poverty line, जिसको पीपीपी भी कहते हैं, 2011 के डेटा के हिसाब से, जिसमें से $1.9 पर पर्सन अगर कोई कमा रहा है मिनिमम अवेलेबिलिटी। तो ये 2011 का डेटा है, इसलिए मैंने आपको लेटेस्ट डेटा यहाँ पे दिखाया जो 2017 को अपडेटेड है, और फिलहाल के लिए इसको भी आप मान सकते हैं, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे भी डेटा अवेलेबल है। उसके साथ हमने ये भी समझा था कि कैलोरीज कितनी हम मिनिमम कंज्यूम अगर आप करते हैं, तो जो कुपोषण वाला लेवल है, या क्योंकि हमारा जो फूड अवेलेबिलिटी है उसमें वो भी पॉवर्टी के लेवल को दर्शाती है। उसमें एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर 1800 कैलोरी अगर आप ले रहे हैं, सो मिनिमम तो उतना ठीक है, पर इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज के लिए और 2100 जो है वो अर्बन एरियाज के लिए मान्य है। तो आज इसके आगे की बात हम समझेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वल्नरेबल ग्रुप्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं पॉवर्टी के। तो आप एक बॉक्स देख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि एस्टिमेट्स पॉवर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी। तो तेंदुलकर मेथड, ऐसी कई सारी कमिटीज बनी है इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए टाइम टू टाइम बनाई गई हैं। उनमें से तेंदुलकर मेथोडोलॉजी भी एक है। वैसे मैं मेथड बोलती हूँ, पर मेथोडोलॉजी इज करेक्ट वर्ड। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि रूरल में, अर्बन टोटल पे रूरल का भी आप देखेंगे कि गिरा है, पॉवर्टी टाइम टू टाइम नीचे आई है। और हमारा जो नंबर ऑफ पुअर्स है, उनका जो इन मिलियंस में नंबर्स हैं, ये परसेंटेज है। तो ये भी देखेंगे कि आप नीचे की तरफ आया टाइम टू टाइम, 75 से 53 गया है। हाउएवर, ये डेटा कहां से आया हमारे पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस की तरफ से डेटा रिलीज हुआ है, एनसीईआरटी में छपा है, तो इसकी वैल्यू है, इसका वेटेज है। हमको अपने प्रिपरेशन में ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखने की है कि कौन सा मंत्रालय क्या पब्लिश करता है, कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये बहुत बार प्री में पूछा जाता है, और इसी पे हमारा मेंस भी डिपेंडेंट होता है। कभी कभी रिपोर्ट के ऊपर ही मेंस में इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया था, तो आपकी क्या राय है, इसको तर्क शक्ति के आधार पर एक्सप्लेन करिए। नाउ अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली तेंदुलकर मेथड लिखा है यहाँ पे, मेथोडोलॉजी, तो उसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। मैंने यहाँ पे सर्च किया आपके लिए। सो तेंदुलकर कमिटी कंप्यूटेड पॉवर्टी लाइंस फॉर 2004 and 5 एट ए लेवल दैट वाज इक्विवेलेंट इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स टू ₹33 पर डे। ये 2004 और 5 के हिसाब से है, जिसमें ₹33 पर डे के हिसाब से अगर आपकी खरीदने की क्षमता, पैरिटी मतलब खरीदने की क्षमता, अगर आपकी ₹33 पर डे है, तो ये इस लेवल को बनाते हैं कि आपकी पॉवर्टी लाइन इस लेवल तक होनी चाहिए, इससे या इससे कम, ₹33 पर डे। कैन यू इमेजिन? Now, purchasing power parity, the PPP model refers to a method used to work out the money that would be needed to purchase the same goods and services in two countries. ठीक है? So ये पहले भी मैं लास्ट टाइम समझा था
कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक बास्केट की तरह आप इसको लीजिए, जिसमें एक बास्केट को डिफाइन करते हैं, उसमें जो चीजें आती हैं, अगर आपको उन सब बेसिक चीजों को खरीदने की क्षमता है तो उस लेवल पे सपोज करिए बास्केट जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है, इस बास्केट में जो भी चीजें ए बी सी 3 चीजें हैं, इसको आप 33 रुपए में पर डे खरीदने की जरूरत पड़ती है, तो आपका लेवल हो गया 33 रुपए का। ये तेंदुलकर मेथोडोलॉजी में या तेंदुलकर मेथड में बताया गया था। तो ये कमिटी उनमें से एक है जिसके हिसाब से डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल के लिए वर्ल्ड बैंक का जो डेटा हमने समझा था वो भी रेफर किया जाता है पॉवर्टी लाइन को समझने के लिए। अब आगे देखते हैं कि वल्नरेबल ग्रुप्स को हमने समझा था कि वो कौन हो सकते हैं, उसके बाद थोड़ा और समझा रहे हैं यहाँ पे। The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India। ये समझने वाली बात है कि जो पावर्टी लाइन जो है, बिलो पावर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं, वो सभी सोशल ग्रुप्स में और इकोनॉमिक कैटेगरीज में एक जैसे नहीं है। सोशल ग्रुप्स सच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी आर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये कह रहे हैं कि SC ST कैटेगरी के लोग हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड। आपने ध्यान दिया होगा कि CPI IW और कैजुअल लेबर करके भी CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो दो तरह से निकाला जाता है, इंडस्ट्रियल लेबर्स का और कैजुअल लेबर्स का जो हमारे अर्बन एरिया में काम करते हैं। तो इनको वेटेज इसलिए दी जाती है सो दैट कि हम ये पता कर पाए कि पावर्टी का लेवल किस बिना पे है, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं वो SC ST कैटेगरीज के लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड है वो भी इस लेवल पे है। उसके साथ साथ जो अर्बन कैजुअल वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबर्स का मतलब होता है जिनको कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, वो भी इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, तो खुद ही वो चीज कह रहे हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसको कहां से कहां तक आप पावर्टी को ले जा सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि हम ये समझे कि पावर्टी लाइन डिफाइन कैसे होती है। तो डिफाइन करना तो ठीक है, पर पावर्टी लाइन के अंदर आते कौन कौन लोग हैं ये भी समझना हमें जरूरी है, इसलिए उन्होंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पावर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 2243 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, हम समझ चुके हैं इस बात को। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पावर्टी लाइन, अबाउट 34% of casual labor farm in rural areas and 29% of scheduled caste are also poor. ठीक है, the double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social group of the, ये बता रहे हैं कि disadvantage क्या है landless कैजुअल वेज लेबर का, क्या सबसे ज्यादा। अच्छा, इसके पहले ही समझ लेते हैं कि ग्राफ दिया है इन्होंने, यहाँ पे आप देखिए कि ST कैटेगरी के लोग यहाँ 43 सबसे ज्यादा, फिर शेड्यूल कास्ट जो 29, उसके बाद एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो जो है वो 22 है। ये एक्चुअली है क्या, नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी, इसको भी ध्यान देना है। और सोशल ग्रुप जो वो कह रहे थे वो चीज है कि सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज है ये सारी, जिसमें सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे कि कैजुअल लेबर फार्म है, कैजुअल लेबर फार्म रूरल, और 34 ही सेम है कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन। मतलब इन आप ST लगा लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और कैजुअल लेबर फार्म रूरल और अर्बन दोनों का जो परसेंटेज है वो इधर 34 में सेम आ रहा है और 43 यहां पर आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल यही कैटेगरीज है। ठीक है, अब वो आगे कह रहे थे कि पिछले कह रहे थे कि disadvantages लिखा the double disadvantage of being landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social group of the scheduled caste or the scheduled tribes population highlight the seriousness of the problem। मतलब जो कैजुअल लैंडलेस वर्कर्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो सबसे ज्यादा समस्या है, इस जो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, सीरियस प्रॉब्लम है। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribes households, all other three groups, scheduled caste, rural agriculture laborers and urban casual laborers households have seen a decline in poverty in 1990। So वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ के, ST कैटेगरी को छोड़ के, बाकी इन दो कैटेगरीज में भी थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है, पर इनके साथ प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। Apart from these social groups, there is also inequality of income within a family. In poor families, all suffer, but some suffer more than others. In some cases, women, elderly women, and female infants are denied equal access to resources available to the family. ये उन इलाकों में जो कंजर्वेटिव
लोग हैं जहां पर फीमेल इन्फेंट्स को और महिलाओं को और एल्डरली जो वृद्ध लोग हैं उनको भी रिसोर्सेस ठीक तरीके से मुहैया नहीं कराए जाते हैं। वहां पे भी इनइक्वालिटी की आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि इनइक्वालिटी की वजह से भी पावर्टी इंपैक्ट करती है। पावर्टी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनको इनकम और इनकम कम है और कंजम्पशन कम है सिर्फ वो गरीब नहीं। अगर आपको सुविधाएं प्रॉपर तरीके से मुहैया नहीं कराई जा रही है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट आपके घर वाले ही आपको सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो एक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से तो उस केस में भी एक तरह की पावर्टी क्रिएट होती है, जिससे आप पहले तो आप वल्नरेबल हुए और जैसे आप वल्नरेबल होंगे तो आप कमियों में पलेंगे बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था विशियस साइकिल, याद है? विशियस साइकिल क्रिएट होगा मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स अगर कमियों में पलेंगे तो आपके बच्चे भी उसी साइकिल को फॉलो करते हैं। उसी जगह वर्चुअस हमने समझा था, वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है कि अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो आप वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे, ट्रेनिंग लें, अच्छा उनको हाइजीन मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले ताकि वो आगे बढ़े। तो वो साइकिल वहां यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये तो हमने समझ लिया। यहाँ पे देखेंगे कि एक चीज उन्होंने मेंशन करी है, रिसेंट एस्टिमेट शोज वाइल all head count ratio HCR was 21.9% in 2011 and 12 like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha had above all poverty levels। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चीज इन्होंने समझाई। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो ये कह रहे हैं कि द हेड काउंट रेशियो इज द पॉपुलेशन प्रपोर्शन दैट एग्जिस्ट और लिव्स बिलो द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। ध्यान दीजिएगा, हेड काउंट रेशियो का मतलब हुआ इज द पॉपुलेशन, वो आबादी, प्रपोर्शन दैट एग्जिस्ट और लिव्स बिलो द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, वो होते हैं हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो उन हेड काउंट रेशियो को यहाँ काउंट किया जा रहा है मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार। वन ऑफ द अनडिजायरेबल फीचर ऑफ द हेड काउंट रेशियो इज दैट इट इग्नोर्स द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। इफ पुअर बिकम पुअर द हेड काउंट इंडेक्स डज नॉट चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां समझ में आई हमें कि हेड काउंट रेशियो की खराबी ये है कि अगर कोई गरीब होता चला जा रहा है तो उसका इस इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तो ये कह रहे हैं हेड काउंट रेशियो कहां पे सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में 2011-12 के डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा में हेड काउंट रेशियो जो है 21.9% है और ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हमने समझा। As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7, 32.6। ठीक है, along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha। ठीक है, तो ये डेटा तो हम समझते हैं कि चेंज होता रहता है सेंसस के हिसाब से। सो जो भी तो जैसे जो हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से जो डेटा आता है उस पर हमको रिलाई करना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पैरिटी है, जो पॉवर्टी है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है और ये कहाँ आ रही है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में समझ में आ रही है कि बिहार की पॉपुलेशन के हिसाब से वहां डिस्पैरिटी अलग होगी, केरला की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, उत्तर प्रदेश की अलग होगी। तो इसका एक डिटेल रिलीज होता है, गवर्नमेंट हमेशा रिलीज करती रहती है पॉवर्टी लेवल के हिसाब से, तो वहां पे उसको समझा। इंपॉर्टेंट क्या था, HCR जो मैंने आपको समझाया, बाकी डेटा तो हमको न्यूज़पेपर्स में भी अवेलेबल होता रहता है। नाउ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है वो समझते हैं फटाफट। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन, ये हमने पहले भी देखा था कि जो 1.90 सेंट्स पर डे, सॉरी $1.90 पर डे से कम पे रह रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पुअर कंसिडर किए जा सकते हैं। हैज फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990 to 10% इन 2015, जो गिर गया है, नीचे आ गया है। ठीक है, ऑल्दो देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी में भी कमी आई है। इट इज मार्क्ड विद ग्रेटर रीजनल डिफरेंसेस। पॉवर्टी डिक्लाइन substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development। ठीक है, ग्रोथ की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज में और चाइना में भी, क्योंकि अब आप एक चीज और समझिए कि पॉपुलेशन को भी हम नकार नहीं सकते हैं। जिन देशों में पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे भी उनके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस, उनके वहां पे फूड सिक्योरिटी के चांसेस भी अलग अलग होते हैं। तो चाइना को पहले नंबर पे क्यों लिया जा रहा है, वहां चेंजेस क्यों दिखाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, उसके बाद इंडिया में है, राइट। तो हम ये देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन और इसके बाद अगर आप देखें साउथ एशियन कंट्रीज की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ टाइम के साथ बढ़ रही है और यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है टाइम के साथ। इसलिए दुनिया के सारे देश साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ डेटा उठा के देखते हैं और इसको भी यहाँ रेफर किया गया है।
तो अब इन्होंने यहाँ डेटा दे रहे हैं कि नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन 88.3% टू इन 1981 में तो 14.7% टू 14.7% 2008, जिसपे 0.6% इन 2019। तो ये कह रहे हैं इतना परसेंट गिरता चला जा रहा है, इतना 88 से इतना नहीं हो गया, इतना परसेंट गिर रहा है। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड Bhutan, the decline has also been rapid 34% in 2005, 15.2% in 2014। ठीक है, तो चार्ट वो दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर्टी हेड काउंट रेशियो, पावर्टी हेड काउंट एचसीआर जरूर याद रखिएगा, इसको रेफर करके क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते ही हैं कि एचसीआर को ध्यान में रखते हुए कि कंपैरिजन क्या है सिलेक्टेड कंट्रीज का। तो नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया तीसरे नंबर पर इंडिया है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.90 पर डे, जो 2011 की पीपीपी के आधार पे नाइजीरिया पहले नंबर पे है, फिर बांग्लादेश और इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान 4th नंबर पे है, देन चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। ये हमारे शायद हम ही सारे आसपास के देश हैं। नाइजीरिया सिर्फ अफ्रीकन है, बाकी बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील भी अलग है, इंडोनेशिया जो इधर का ही देश है, श्रीलंका हो गया। ठीक है, द पावर्टी एंड इक्विटी डेटाबेस जो दिया है वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट पे हम देखेंगे शेयर ऑफ पीपल लिविंग, जो शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन $1.90 अ डे, ये 2019 तक का डेटा आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज ये हैं, उसके बाद लैटिन अमेरिका, फिर सब अफ्रीकन। इसमें कोई भी आप इस पूरी लिस्ट में देखिए, आपको कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं दिखाई देगी, ना ही इसमें आपको कोई भी आपको नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कोई दिखाई देगी, कनाडा नहीं है, अमेरिका नहीं है, इसमें रशिया नहीं है। सो आप ये देखिए सब सहारन अफ्रीकन, ईस्ट एशियन पैसिफिक, चाइना, साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिकन कैरिबियन कंट्रीज को ही लिस्ट में लिया गया है। सो ये मेजॉरिटी जो ये देश को लिए जिन कॉन्टिनेंट्स को कवर किया जा रहा है वहां का डेटा इन्होंने डिस्क्लोज किया है, पावर्टी एंड इक्विटी डेटाबेस वर्ल्ड बैंक। तो आप देखिए ऊपर है साउथ चाइना, उसके बाद लैटिन अमेरिका, फिर है हमारा सब अफ्रीकन, सब सहारन अफ्रीकन देश है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो उसके बाद ईस्ट एशियन पैसिफिक, उसके बाद चाइना। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज ऐसे नीचे तो आ रहा है, बट फिर भी इनमें अभी वो परसेंटेज 1.90 डॉलर्स का जो लिविंग लेवल, जो कंजम्पशन लेवल है, सॉरी जो अर्निंग लेवल है, जो पावर्टी लाइन डिसाइड करता है, वो इन देशों में हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन, तो ये जो येलो वाला रीजन है ये सब सहारन अफ्रीकन है, उसके बाद ये है साउथ एशियन का लेवल, फिर इसके बाद ग्रीन वाला है वो लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज का है, और ऑरेंज वाला ईस्ट एशियन पैसिफिक। वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं कि एनएफएसए की बात हो रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, इसमें फ्री अनाज देने की बात हो रही है। तो ये जो लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के देश, इसीलिए इस तरह की फूड सिक्योरिटी, वैसे किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इन सारे देशों में अगर पावर्टी लाइन का जो लेवल जिसमें जो बात की जा रही है 1.9 की, अगर ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन देशों में एनएफएसए एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टाइम टू टाइम काम करती रहती है। और वर्ल्ड बैंक हम इन सभी देशों के ऊपर वॉच रखता है कि आपको एसडीजी को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए अपने देश से पावर्टी को इरेडिकेट करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएट करनी है। आज ही बात हुई है हाइड्रोजन एनर्जी की। सो इस सब चीजों की बात होती रहती है। नाउ अब आगे बढ़ेंगे, फटाफट कॉजेस को देखेंगे। कॉजेस क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ पॉवर्टी? देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेस फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश टाइम में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ, पहले तो शुरुआत तो वहीं से हो गई। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textile। उन्होंने हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और इंडस्ट्रीज को बहुत ही एग्जॉस्ट किया और अपने फायदे के लिए यूज किया। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 19th सेंचुरी। और ग्रोथ का जो लेवल था वो कम रहा और लो लेवल रहा 80s तक। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, जिसका रिजल्ट ये हुआ। This was accompanied by a high growth rate of population. The two combined to make the growth rate of per capita income very low।
क्या हुआ, हाई ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बढ़ती रही और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा, इनकम थी नहीं और पॉपुलेशन बढ़ती रही। इसकी वजह से जो हमारे पर कैपिटा इनकम कम होती चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब इनकम नहीं होगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कम होती चली जाएगी। पर कैपिटा का मतलब होता है कि हर इंसान कितना कमा रहा है। The failure of both the fronts, promotion of economic growth and population control, perpetuated the cycle of poverty, जिससे क्या हुआ कि cycle of poverty create हो गई, cycle of poverty. With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effects were limited to some parts of India. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ नौकरियां बनी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट उनके जो प्रभाव थे वो लिमिटेड या कुछ कुछ इलाकों में ही हुए। आपको याद होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स में ही क्यों रह गया, आगे क्यों नहीं बढ़ा, मतलब इन देशों में, इन स्टेट्स में ही ज्यादा ग्रोथ क्यों हुई, वो क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आप इस लाइन को अगर ध्यान से सुने पढ़ेंगे तो सवाल का जवाब आपको यही मिल जाएगा। The industries, both in the public and the private sector, did provide some jobs, but these were not enough to absorb all job seekers. Unable to find proper job in cities, many people started working at rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc. जब जॉब नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो इंसान कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, उसके बाद क्या होगा, वो स्लम में रहेगा और एक पॉवर्टी लाइन के नीचे के लेवल पे जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो वो खाएगा क्या बंदा, तो आगे क्या बढ़ेगा, huge income inequalities create हो गई। Despite many policies, we have not been able to tackle this issue in a meaningful manner. Major policy initiatives like land reforms, which aim to at the redistribution of asset in rural areas, have not been implemented properly. कि जब हम बहुत सारे स्टेप उठाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, ऊपर से लैंड रिफॉर्म्स की वजह से भी जो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, समस्याएं वहीं की वहीं है। आपको याद होगा कि हमारे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है बहुत ही अनइवन है, जिसकी वजह से जो इंसान के पास जमीन है भी, वो भी अपना खाने के लिए और बेचने के लिए कुछ बना नहीं पाता है, जिसकी वजह से समस्या वहीं की वहीं है, इवन एग्रीकल्चर एरिया में बहुत ज्यादा है। Since lack of land resources have been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural people. अगर proper implementation हो जाए, इन सब issues के solution अच्छी तरीके से implement हो जाए, तो बहुत लोगों का जीवन का स्तर सुधर सकता है रूरल एरिया में, जिसमें लैंड रिफॉर्म सबसे बड़ी बात है। तो फटाफट समझ लेते हैं कि कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जिसमें है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, land ceiling to disburse surplus land, removal of rural poverty, abolition of intermediaries, tenancy reforms, consolidation of land holdings, developing cooperative farming, tribal protection, land reforms were also for non-agriculture purposes and so on. इस पूरी लिस्ट है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो लैंड रिफॉर्म्स जो चाहिए हमें होने चाहिए वो अभी भी नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये समस्या को फेस करना पड़ता है रूरल लेवल पे। और जब रूरल लेवल पे ये होता है तो वहां की जो आबादी है वो शहरों की तरफ भागती है, तो शहरों का भी बैलेंस खराब होता है। आप समझ लीजिए ये एक साइकिल है। अगर रूरल, आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि डेटा अवेलेबल है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी किस तरीके का, डिस्गाइज का मतलब कि जहां पे आपको 8 लोगों की, सॉरी माय मिस्टेक, 5 लोगों की जरूरत है, वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो काम तो कर रहे हैं पर उनकी जरूरत नहीं है वहां पर। और उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी जो एक्स्ट्रा, उनकी वर्थ उनको मिलती नहीं है। उससे क्या है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो 3 लोग हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। और इसी की वजह से ये डेटा मिलता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर अब्जॉर्प्शन है और प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि आगे वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पॉवर्टी के कॉजेस को दर्शाती हैं। सो है सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व। अच्छा, ये और इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि मैनी अदर सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। मतलब सोशल रेपुटेशन के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। टू
buy agriculture inputs. Some small farmers need money to buy agriculture inputs like seeds, fertilizer, pesticide, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow. तो क्या होता है कि आपको याद हो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा कि बीज, फर्टिलाइजर, थ्रेशर, इक्विपमेंट्स के लिए भी उन लोगों को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि अब जो आपका HYV सीड है ना, उसको खरीदने के लिए उसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं होगा। और इसके चक्कर में वो एक लोन के साइकिल में फंस जाते हैं, हमने समझा था पहले भी, और इसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है फार्मर्स के ऊपर, ठीक है। अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेटनेस। अब वो क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है, जमीन से कुछ उपज नहीं हो रही, तो एक वो ऋण के साइकिल में, इंडेटनेस का मतलब हो गया बहुत गहरे ऋण के विक्टिम बन जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस इज बोथ द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत बड़ा कारण है, आपने सुना होगा, न्यूज में आता रहता है कि बहुत की किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर इतना भार है बीज खरीदने का, फर्टिलाइजर खरीदने का, और जो पुराना जो बैलेंस लोन चल रहा है वो ही क्लियर नहीं हो पाता है। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या हैं जो गवर्नमेंट ने लिए या लिए जा रहे हैं? द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 planks. नंबर 1, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, हम पहले इकोनॉमिक ग्रोथ करें और जो हमारे टारगेटेड जो इश्यूज हैं उनको कम करने के लिए प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी अपने आप कम होगी, लोगों को काम मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को। अब इसको समझते हैं कि वो कौन कौन सी जो अभी यहाँ पर हाँ, ये समझते हैं वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट चला रही है एंटी पॉवर्टी ये सिचुएशन के लिए या फिर पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो पहला इसमें है महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम, जो हम सबको पता, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा। ठीक है, हम सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट है भी हम सबके लिए। इसको आप ध्यान में, गलत लिख दिया, सॉरी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये जरूरी है, ये हमको समझना है, ये वाली पॉलिसी। उसके बाद इसके अंदर 100 दिन का जो है काम मिलना चाहिए वहां के उस इलाके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तरह। दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना इसमें लिखी गई है, लेकिन आपको ध्यान में देनी है कि इस वक्त कौन सी योजना इफेक्टिवली चल रही है, ज्यादा गवर्नमेंट उस पर पुश कर रही है। अंत्योदय अन्न योजना, ये वही है AAY जो अभी अब फाइनली सब कुछ NFSA में कन्वर्ट हो रहा है। ये है PMGKY हट रही है। इस तरह जो लेटेस्ट योजना है उसको आप लिख सकते हैं एंटी पॉवर्टी रोल में। ठीक है, अब इसमें एक और यहाँ पे दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो जो जितनी योजनाएं हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हम इस क्वेश्चन को मेंस में अच्छे से लिख पाएंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए नोट्स जब भी आप बनाए, जो लेटेस्ट पॉलिसीज हैं मेजोरिटी में, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने वाली, पॉवर्टी को दूर करने वाली, फूड सिक्योरिटी को दूर करने वाली। 4 पिलर्स हैं, 4 चैलेंजेस हैं, जिसमें है फूड सिक्योरिटी, आपकी एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ये चारों के ऊपर जितनी पॉलिसीज हैं आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए, आपके मेंस राइटिंग में काम आएगी और प्री के लिए भी काम हो जाएगा। तो चैलेंज अहेड, चैलेंजेस कौन कौन से हमारे सामने हैं? पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये हमने समझ लिया। और कौन चैलेंजेस बता रहे हैं हमें? ये सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल, ये भी हम समझ लिया हमने। एंड यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हमको फ्री एजुकेशन और पॉपुलेशन को कम करना है, ये बात समझ ली। इसके बाद ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। इट इज अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पे कि ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी की जो है वो लिमिटेड पार्ट को ही कवर करती है। रियली में पॉवर्टी क्या है उतना कवर नहीं करती, बहुत ही रियल मीनिंग को नहीं कवर कर पा समझ नहीं पाती है। इट इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब मिनिमम जितना आपको काम चल सके, जिंदगी आपकी गुजर बसर हो सके, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन रीजनेबल। ये है कि आपको जितना बेसिक चाहिए सब्सिस्टेंस जीवन आपको गुजारने के लिए, उसकी बात करता है, ना कि जो रीजनेबल है।
समझिएगा। हम आपको कहते हैं कि जैसे आपको 1000 रुपए में आपका काम चल जाता है महीने का, क्या वाकई चलता है? चलाने के लिए तो इंसान आप कहते हैं कि 20 रुपए में भी काम चला रहा है, तो ये कह रहे हैं कि आप मिनिमम सब्सिस्टेंस की बात करते हो, पर कितना वो रीजनेबल है उस लेवल की बात पॉवर्टी की डेफिनेशन नहीं करती। Many scholars advocate that we must broaden the concept of into human poverty। हमें ह्यूमन पॉवर्टी को के कॉन्सेप्ट को एनहांस करना चाहिए, ब्रॉड करना चाहिए। A large number of people may have been able to feed themselves, but do they have education or shelter or healthcare or job security or self confidence? ये सारी चीजें मिलकर, ये पहले बोल चुके हैं वो, ये सब मिलाकर के पावर्टी क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पेट में रोटी जा रही है तो पावर्टी नहीं है। अगर आपको पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, आपके पास घर है कि नहीं, आपके पास सुविधाएं हेल्थ की कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी क्या है, आपकी कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, क्योंकि अगर आप वल्नरेबल ग्रुप से हैं तो आप वैसे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा इनकी कहने के हिसाब से। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये समस्या भी लगी हुई है। तो ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन पॉवर्टी का एक पार्ट है। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंजेस। पॉवर्टी की डेफिनेशन भी बदल गई है वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज मूविंग टारगेट। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी in terms of only income to all people by the end of next decade, but the target will move on for the many of the bigger challenges that still remain. Providing healthcare, education and job security for all and achieving gender equality and dignity for poor, these will be even bigger task। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे प्रयास किए, कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आने वाले 10 सालों में समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन उसके साथ साथ कई और प्रॉब्लम्स भी हैं जो पॉवर्टी का एक सब पार्ट है, जो ह्यूमन पॉवर्टी की ओर इशारा करती हैं। उन चीजों को भी हमें, इन चीजों के भी समाधान ढूंढने चाहिए, और समस्याएं उनसे भी बड़ी हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इन पे ध्यान देते हैं फटाफट, इनको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। मेरी हमेशा आपको सलाह रहेगी कि इन क्वेश्चन को अगर आप लिख लेते हैं ना, तो आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए बेसिक चीजें तैयार हो जाती है, नोट्स भी बन जाएंगे और आपका रिविजन भी हो जाएगा, मेंस से क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो, डिस्पैरिटीज बिटवीन स्टेट्स, हमारे मेन प्रॉब्लम्स क्या है, रीजन क्या है, और पॉवर्टी को हटाने का एस्टिमेट क्या है, सॉरी पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किस तरह से होता है, मेथड ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट, और हमारे पास जो मेन फीचर्स हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए, मनरेगा जो पॉलिसीज होगी उनको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद रेफरेंसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी का। नेक्स्ट डिस्कशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसकी आजकल बहुत सारी बात हो रही है, चैप्टर नंबर 4। और कोशिश करूंगी कि मैं एक ही वीडियो में इस एक्सप्लेनेशन को खत्म कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलता है।